90 लाख वोटर्स एसआईआर में से अब बंगाल के इलेक्शन से गायब हो चुके हैं। भाजपा के नेता कलावा बांध के गले में दुपट्टा, वही भगवा दुपट्टा पहन के मछली खा रहे अनुराग ठाकुर, तो पुष्ट होती है कि मछली बड़ा होता है। भाजपा सारे लोग बाहर से लाती है, जब कैंपेनिंग भी करनी होती है तो बाहर से लाती है, उनकी अंदर कोई पकड़ नहीं है। भाजपा नैरेटिव सेट करने में माहिर है कि 2.5 लाख सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लोग भेजे गए हैं इस इलेक्शन के लिए। अमित शाह जी ने बोले कि इलेक्शन से रिजल्ट आने से पहले 2 हफ्ते वो बंगाल में रह के जाएंगे। अगर आप 2 हफ्ते बंगाल में रह रहे हैं तो बाकी देश कौन चला रहा है? इतनी गुस्से की कितनी जड़ें मजबूत होंगी, ये मैं पहले भी कह चुका कि जड़ इम्पोर्टेंट है, हवा इम्पोर्टेंट नहीं। जी, इसने जड़ें जमा ली, वो फिर राज करता है लगता। अगर भाजपा वहां आ गई तो फिर बंगाल का परिदृश्य भाजपा बदल दी। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे साथ फिर से हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप विद्यावत जी। प्रदीप सर नमस्ते, क्या हाल है आपके? सर नमस्ते। सर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टेट की जिसकी जो टक्कर है वो शायद भाजपा के लिए सबसे भयंकर टक्कर हो सकती है, और ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। अब ये स्टेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम आज बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि ये एक बॉर्डर स्टेट है। इसकी जो बॉर्डर है बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगी हुई है, 2100 किलोमीटर की बॉर्डर है, और इसमें से सिर्फ 75% बॉर्डर पे ही फेंसिंग हो रखी है। और इस स्टेट में सबसे भयंकर इलेक्टोरल एक्सरसाइज हुई है जिसको बोलते हैं SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक वोटर लिस्ट छांटने का एक्टिविटी माना जाता है। इसमें इलेक्शन कमीशन के और सरकार के लोग घर घर जाते हैं और देखते हैं कि वोटर लिस्ट में सबका नाम सही है कि नहीं है, गलत है, किसी का देहांत हो गया है, उनको लिस्ट में से हटाया नहीं गया है, ये सब करते हैं। तो इसमें 90 लाख वोटर्स SIR में से अब बंगाल के इलेक्शन से गायब हो चुके हैं। तो इसमें विपक्ष तो काफी मुद्दे उठा रही है। भाजपा बोल रही है कि देखिए ये तो होता ही है, पहली बार तो SIR भारत में हो नहीं रहा है, बार बार हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि इस इलेक्शन से जस्ट पहले चालू हुआ था, अक्टूबर 2025 में चालू हुआ था। तो आपकी इस पे क्या राय है सर? आप कैसे देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल का जो खेल है, कैसा होएगा? पूरे भारत में ये एक ऐसा राज्य है रोहन जी, वेस्ट बंगाल, जो ज्यादा सीएम नहीं बना। मतलब पिछले 50 साल में 4 ही लोग यहाँ मुख्यमंत्री बने। 4 ज्योतिरादित्य रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे और ममता बनर्जी, और चौथे को अगर मैं जोड़ दूं उससे पहले तो वो भी 12 साल पहले। तो बंगाल में चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य 10 साल से ज्यादा रहे, विधान चंद्र रॉय रहे 12 साल, 14 साल से अधिक यानी 15 साल हो चुके ममता बनर्जी को, और 23.5 साल ज्योतिरादित्य। अब जो कि भाजपा यहाँ पे SIR वाली बात आती है तो एक बड़ा 12% के आसपास वोटर घट गया जी। तो आधा % तो मार्जिन वोटर रहता है कई चुनाव में, कई राज्यों में। ऐसे में यह एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बात ये कहा जाती है कि भाजपा हवा बनाने में माहिर, लेकिन बंगाल में हवा से चुनाव नहीं जीता जाता। भाजपा 1982 से यहाँ चुनाव लड़ रही है रोज जी, और वो बहुत बाद में आई थिंक 2015 के बाद थोड़ी सी 3 सीट जीत पाई। 2016 के चुनाव के बाद 3 सीट जीत पाई, और फिर 21 में आते 77 जीती और 66 रह गई जी। आप देखिए, तो वहां हवा से नहीं, वहां जड़ें जमानी होगी, और जड़ें जमाने में अभी काफी वक्त है, क्योंकि बंगाल जो है वो बंगाली अस्मिता वाली बात है। वहां जी वर्सेस बंगाली अस्मिता, ये एक बड़ा और बाहरी वाला मामला, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बीजेपी के लिए बंगाल जो है वो टेढ़ी खीर है बजाय मैं कहूँगा टेढ़ी खीर को। अब टेढ़ी खीर मतलब सारस उसमें गले में डाले गलाई में फंस जाए खीर को कितना करना पड़ेगा जी। तो आपने जो कहा ना सर कि बंगाल में आप हवा से नहीं होती चीजें, आपको जड़ें बनानी पड़ती है, मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ बंगाल में हवा से नहीं, पानी से होता है, मछली से होता है।
मार्च से होता है, मार्च अप्रैल से होता है। और इसमें क्या है कि टीएमसी ने एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया इलेक्शन से पहले, जहां उन्होंने बोला कि भाजपा अगर आ गई सरकार में तो वो मछली बैन कर देगी खाना बंगाल में। और ये बात गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट में पहुंची है, जहां देखिए बंगाल में मछली हर चीज में खाई जाती है। सुबह शाम रात जब शादी होती है बंगालियों में, दो बंगालियों में, तो दोनों घरों से एक मछली को सजा के, साड़ी वाड़ी पहना के, कुर्ता पजामा पहना के एक दूसरे को दिया जाता है। मछली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उनके लिए बहुत बड़ा चिन्ह है। ये देखिए ये वाला फोटो जिसमें भाजपा के नेता कलावा बांध के गले में दुपट्टा, वही भगवा दुपट्टा पहन के मछली खा रहे हैं, अनुराग ठाकुर। तो आज पोस्ट होती है कि मछली बड़ा होता है इस बार जी। और उस फोटो और वीडियो पे टीएमसी ने बहुत मजाक उड़ाया कि देखिए बंगाल आके उनको मछली जरूर खानी पड़ी, बाकी कुछ करना पड़ा ना पड़ा, मछली तो खानी ही पड़ी। तो ये एक बहुत मुद्दा बड़ा है सर। और दूसरा जो आपने सही बताया कि बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी, एआईटी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिस तरह से वो अपनी राजनीति करती है ना सर, वो बंगाली और नॉन बंगाली की बहुत करती है। और इसमें उन्होंने पिछली बार भी यही मुद्दे उठाए थे कि भाजपा सारे लोग बाहर से लाती है, जब कैंपेनिंग भी करनी होती है तो वो बाहर से लाती है, उनकी अंदर कोई पकड़ नहीं है। और टीएमसी हर बार लोगों को यही बोलती है। जी। तो इसमें टीएमसी तो देखिए, अगर हम क्रिकेट के मामले में बात करें, क्योंकि बंगाल में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों बहुत चलता है, कोलकाता नाइट राइडर्स तो है ही, फुटबॉल है ही, तो होम टीम, होम स्टेडियम का जो एडवांटेज है ना, वो टीएमसी को लेना अच्छे से आता है। और ये हम पिछले सर, इसको अगर हम देखा जाए तो हम पिछले 15 साल से ये देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा उनसे नहीं लड़ पाती, कोई और पार्टी नहीं लड़ पाती, कांग्रेस भी नहीं उनके आसपास भटक पाती, ना ही लेफ्ट वापस आ पा रही है। तो टीएमसी ने मेहनत तो बहुत की है अपनी पकड़ बनाने में। ये अगर हम, क्योंकि भाजपा दूसरी बड़ी पार्टी मानी जा रही है, हम ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस के भी वहां काफी बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो टीएमसी में उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो किसी और पार्टी को अंदर अपनी जकड़ बनाने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए उन्होंने एक तो बंगाल का जो आइडेंटिफिकेशन है, योजनाओं का नाम बंगाल से जुड़ा, ठीक है। अब वो कौन सा महिलाओं वाली जो योजनाएं भाजपा लाके महाराष्ट्र और बिहार जीती, उससे पहले जो है वो ममता बनर्जी योजनाएं ले आई वहां पे महिलाओं को लेके। और यूथ के लिए उन्होंने एक बड़ी योजना शुरू की है, 1500 रुपए देने वाली। जी। तो भाजपा कह रही है सुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति। भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता देश में और कहीं मुद्दा बन रहा है चुनाव। जी। ये हवा जो है ये जड़ों में नहीं बदल पा रही है। देश में दूसरा नैरेटिव जो खड़ा किया गया वो इस बंगाल से इतर, जबकि आज से पहले मोदी सरकार आने के बाद जब हम चुनाव देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए पार्टी बंगाल के चुनाव में। आप देखिए भाजपा का गढ़ उत्तर बंगाल से चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है, 4 मई को रिजल्ट आना है। लेकिन आप उसी बीच में संसद का सेशन बुलाते हैं स्पेशल, ध्यान डाइवर्ट वाली बात, महिलाओं के प्रति चिंता वाली बात। राजस्थान में आप एक इवेंट प्लान कर रहे हैं रिफाइनरी का जिसमें आग लग गई, वो अलग बात है। लेकिन कुल मिला के भाजपा क्या पांव खींच चुकी है वहां से, ये एक बड़ा सवाल है बंगाल से। और जो फायर फ्रंट लीडर है नरेंद्र मोदी वहां बड़े स्टार प्रचारक के रूप में अब नजर नहीं आ रहे, जबकि राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा वहां जा रहे हैं प्रचार करने, जिनका खुद का क्षेत्र में ज्यादा भीड़ नहीं जुटती। तो अब क्या भाजपा जो है, क्योंकि भाजपा के पास जो है मुख्य विपक्ष भाजपा है, और भाजपा के पास वो वोटर हैं जो लेफ्ट से वो खींच रही है या कांग्रेस के जो वोटर, और 30% मुस्लिम वोटर हैं, 30%। अब कांग्रेस इन वोटरों में कैसे पकड़ बना सकती है, वो बड़ी बात है। और साथ ही भाजपा ये कह रही है हिंदुत्व का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और घुसपैठ जैसे 3 मुद्दे हैं। स्पेस लेफ्ट के पास था, वो बीजेपी ने बना लिया, इसमें कोई घोरा जी। 2019 में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीत के बड़ा उछाल दिखाया था, लेकिन ये 24 में नजर नहीं आया। जी, ठीक है। तो 24 में भी आप ये देखिए ममता बनर्जी का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में वो बड़ा रहा, 11 महिलाएं वहां से संसद में पहुंच गई। तो ये सारी बड़ी बातें हैं
क्योंकि बीजेपी का एक तो क्या है कि कई एमएलए उनके जीते थे 2021 में, लेकिन कई टीएमसी में वापस चले गए, ठीक है, 77 जीते थे, 64 रह गए। मतलब कैडर वहां स्थिर नहीं है, जमीनी पकड़ नहीं है। और बीजेपी की तो मुद्दे जैसे मैंने बताया, कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, जिसमें कोल और एसएससी स्कैम की बात है। लेकिन बंगाल वैसे ही बंगाल में टीएमसी बना रही है, एआईटीएमसी बंगाली अस्मिता वर्सेस बाहरी राजनीति, वेलफेयर स्कीम की बात है, और वो कह रहे हैं साहब हम स्थिर सरकार देंगे। अब बड़ी चीज एंटी इनकम्बेंसी की आती है कि 15 साल से राजनीति में है तो एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ होगी। लेकिन ये बात मैं अपनी पहली लाइन में कह चुका कि बंगाल के लोग ज्यादा सरकारें नहीं बदलते जी, वो लंबा चलाते हैं, है ना। और ये इतिहास रहा है कि 4 सीएम 62 साल से अधिक चले गए, जो राज्य में आपको नजर नहीं आएगा। इवन भाजपा का बहुत बड़ा गठ अगर कोई है तो वो गुजरात जी, वहां भी बीजेपी कंटिन्यू सत्ता में है निश्चित तौर पे, लेकिन व्यक्ति कंटिन्यू नहीं है, वहां पे बदल रहे हैं व्यक्ति, केशव पटेल, मोदी, आनंदीबेन, और बहुत सारे लोग बदले। लेकिन आप ये देखिए आजादी के बाद 8 ही लोग यहाँ पे बने हैं सीएम, उसमें से 3 है जो पिछले 50 साल से राजनीति में एज चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। तो यहाँ बदलाव जो है वो एंटी इनकम्बेंसी वाला सूत्र यहाँ लागू नहीं होता, यहाँ लागू होता है बंगाली अस्मिता वाला मुद्दा जो है वो एक बड़ा मामला है। बिल्कुल, इसको अंग्रेजी में ना टीएमसी बहुत अच्छा इस सोशल मीडिया पे खेलती है। एंटी बंगाली एक उनका और आउटसाइडर नैरेटिव उनका चलता है कि बीजेपी आउटसाइडर पार्टी है। लेकिन आपने बड़ी मजेदार बात बताई कि बंगाल में लोग ज्यादा सरकार बदलना पसंद नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये बंगाल को उल्टा काटा है, क्योंकि जब 1950-1960 तक बंगाल तीसरे नंबर पे आता था हमारे देश में, जहां 10% देश की जीडीपी बंगाल से आती थी। आज जब हम बात करें तो मात्र 4 से 5% भारत की जो जीडीपी है बंगाल से आती है, और तीसरे नंबर से बंगाल गिर के 24वें नंबर पे आ चुका है। तो बंगाल की जो राजनीति रही है वो बंगाल के लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। अब मैं बात करना चाहता हूँ इस इलेक्शन में प्राइमरी मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए, टीएमसी ने यूथ को कैप्चर करने की बड़ी कोशिश की है। उन्होंने ये 1500 रुपए मंथली बोला है उन लोगों के लिए जो 21 से 40 उम्र तक के हैं। बांग्ला युवा साथी जो स्कीम जिसका बात है, एक लमीर भंडार सेफ्टी स्कीम निकाली है औरतों के लिए, उनकी महिलाओं की सेफ्टी के लिए निकाली है। एक बड़ी मजेदार चीज बोली है कि वो हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, 4.5% स्टेट की जीडीपी हॉस्पिटल्स में लगेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। लेकिन इसको काटने के लिए भाजपा आई है अपनी डबल इंजन सरकार का दावा लेते हुए। वायदा किया है कि 3,000 रुपए मंथली देंगे उन नौजवानों को जिनके पास नौकरियां नहीं है। 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रहेगी सरकारी, और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा जहां महिलाओं की रक्षा की जाएगी। एक नया एम्स बनेगा नॉर्थ बंगाल में। नॉर्थ बंगाल कहाँ? सिलीगुड़ी तरफ। बीजेपी का गढ़ जो गढ़ है जहां गोरखालैंड की बातें चलती हैं। और फिर आयुष्मान भारत लाया जाएगा बंगाल में। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया जाएगा बंगाल में। तो इसमें, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो टीएमसी नैरेटिव लाई है वो यही लाई है कि देखिए, भाजपा के जो भी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, 2 या 3 बड़े शख्स के सिवाय कोई भी यहाँ का नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के हैं, ना अनुराग ठाकुर बंगाल के हैं, ना स्मृति ईरानी, ना कंगना रनौत, ना अमित शाह। तो टीएमसी यही बोल रही है। अभी इसमें टीएमसी भी फंस गई। क्यों? क्योंकि यूसुफ पठान जी आ गए टीएमसी के लिए कैंपेनिंग करने, जो बहरामपुर से हैं। लेकिन यूसुफ पठान तो गुजराती है, पले बड़े गुजरात के हैं, और टीएमसी जो इतना एंटी बंगाल और आउट, इस बार लोगों ने बंगाली में उनको बंगाली यूट्यूब चैनल पे बोला कि अगर आप आउटसाइडर इनसाइडर इतना करते हैं तो यूसुफ पठान टीएमसी से बहरामपुर से खड़ा होके जीता, अब यहाँ क्या कर रहा है जी। तो काफी मजेदार मुद्दे उठ के आ रहे हैं, और इसमें सबसे जो बड़ी टक्कर होगी वो जो ममता बनर्जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, जिनको प्यार से लोग दीदी बोलते हैं, उनके स्थान में होगी, क्योंकि वो कई साल से जीतते आ रही हैं। लेकिन इस बार लोग चाहते हैं कि कोई नया आए, कोई नया को हराना उतना आसान नहीं।
बिल्कुल, ममता बनर्जी को दीदी नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, जी जी जी। वो उनको साड़ी गिफ्ट करते हैं, वो उनको कुर्ता पजामा गिफ्ट करती हैं, ये भी लोगों को नहीं पता है। तो लेकिन हर रक्षाबंधन पे वो भी, हर रक्षाबंधन पे। तो और दोनों देखो, आप एक साथ सीएम रहे हैं, 4 साल तो साथ रहे ही हैं। 11 में ममता बनर्जी बनी थी, नरेंद्र मोदी तब तीसरी बार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी। तो क्या है कि जो शुभ लक्ष्मी योजना, उसमें 25 से 60 साल तक की महिला को टारगेट किया है। ये भाजपा की एक कोर योजना है जिसका उनको सफलता मिली बंगाल में और बिहार, अब सॉरी महाराष्ट्र में और बिहार। जी। अब एक क्या है कि बिच्छू छेड़ना कहते हैं, यहाँ बिच्छू को आप हाथ तक मार देते, तो आईपैक वाला जो मुद्दा है, जी, भाजपा नैरेटिव सेट करने में माहिर है निश्चित तौर पे, लेकिन नैरेटिव सेट करने का पहला आधार देने वाले कौन थे? आईपैक वाले तो थे जी। वो अब ममता बनर्जी के साथ हैं जी, और उनके ऊपर कार्रवाई और ये तमाम चीजें। तो इस बार क्या हुआ कि भाजपा कोई नए हथियार नहीं लाई, सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल, ये वो पुराने ही हैं जो पिछले 2 चुनाव से। तो कोई भी समस्या कंटिन्यू रहती है तो वो क्या यूज टू हो जाता है आदमी, तो टीएमसी को पता है ये चीजें आएंगी, तो उन्होंने इसका फुल प्रूफ इंतजाम करके रखा। तो इस बार टेढ़ी खीर है निश्चित तौर पर बंगाल। योजनाओं के मामले में भी ऐसा कुछ नहीं है जो स्पार्क जगाए। तो बंगाल के इलेक्शन से ध्यान हटे, इसलिए आप ये देखिए कि लोकसभा में एक अलग सेशन बुलाया गया, उसमें आपको पता था कि आपके पास नंबर है नहीं है, उसके बावजूद बुलाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए 66% आपको वोटर चाहिए, 362 वोट चाहिए थे। आपको पता है कि आपके पास 293 का बहुमत, उस पर 298 लिया है, इट्स ओके। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये दिखाती हैं कि अब बड़े स्टार प्रचारक मानेंगे। नितिन गडकरी कितना गए हैं वहां पे, अमित शाह कितना गए हैं, नरेंद्र मोदी कितना गए पिछली बार की बनस्पत, तो ये थोड़ा सा अलग नजर आता है। तो बंगाल का इलेक्शन जो है वो मतलब इंटरेस्टिंग है निश्चित तौर पे, लेकिन अलग भी है इस बार। जी सर, और जो सबसे एक ऐसा इसमें बिंदु उठ के आया जिसपे मेरी नजर बड़ी गई, वो थी कि 2.5 लाख सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लोग भेजे गए हैं इस इलेक्शन के लिए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सर, 2.5 लाख। मतलब आप मान लीजिए इसमें सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, सब मिला के बहुत बड़ी संख्या में वहां इस बार सिक्योरिटी डाली गई है। अब वो क्यों डाली गई है, देखिए बंगाल कोई ऐसा कोई राज्य है नहीं, सबको पता है कि वहां पे सब कुछ शांति और सुख से हो जाता है। बंगाल माना जाता है पॉलिटिकल वायलेंस के लिए, वहां ये सदियों से चलता आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है। हाँ, सालों से चलता आ रहा है। तो देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस भेजना तो मैं मान सकता हूँ कि ये होता रहता है। जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब 1000 कंपनियां डिप्लॉय हुई थी, लेकिन इस बार 2026 में 2500 कंपनियां डिप्लॉय हुई हैं। आप मान लीजिए दुगने से भी ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और इसका विरोध टीएमसी ने काफी किया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये सारी जो कंपनियां हैं, ये जो कंपनीज डिप्लॉय हुई हैं 2500 कंपनीज, ये सब तो होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है, यानी कि अमित शाह के नीचे। और ऊपर से अमित शाह जी ने बोले कि इलेक्शन से रिजल्ट आने से पहले 2 हफ्ते वो बंगाल में रह के जाएंगे। तो पहला सवाल तो भाजपा के लिए कि अगर आप 2 हफ्ते बंगाल में रह रहे हैं तो बाकी देश कौन चला रहा है? अगर आप सब छोड़ छाड़ के एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में आके बैठ जाएंगे 2 हफ्ते के लिए, तो फिर आपका केंद्र में होने का क्या फायदा है? और दूसरी चीज, ऐसा क्या हो गया 2024 से लेके 2026 में, इन 2 साल में, कि आपको कंपनियां, ये जो कंपनीज जो बटालियन बोल रहा हूं, तो 900 कंपनी से आपको 2500 कंपनीज करनी पड़ेगी। आप ये डेटा सही बता रहे हैं, 350 वोटर पे एक पुलिसकर्मी केंद्र का है जी। आप ये देखिए, ठीक है। और स्टेट की पुलिस अलग है। हाँ, तो स्टेट की पुलिस अलग संगीनों के साए में है निश्चित तौर पे। और ये एक बड़ी बात है एसआईआर वाली बात जो आपने कही कि 12% वोटर, 91 लाख वोटर जो है वो कम हुए एसआईआर में। अब उसमें 24 लाख से अधिक लोगों ने ट्रिब्यूनल में अपील की है जी, और उसमें से प्रथम चरण में सुने गए मामले हैं 650। अब देखिए 34 लाख अपीलों में 650 सुने गए हैं, और उसमें जो आंकड़े हमारे पास आए हैं,
और ट्रिब्यूनल ने 139 मतदाताओं के नाम जोड़ने के आदेश दिए हैं, इनके गलत हटा दिए। तो आंकड़े बड़े गजब चौंका रहे हैं और ये जो विलोपन हुआ है इस पे बड़ा सवाल। दूसरा 294 में से 148 वाला 149 सीटें आपको चाहिए। 24 के इलेक्शन को अगर अपन विधानसभा वार देखें कि किस विधानसभा में कौन सी पार्टी आगे रही, लोकसभा चुनाव जी, तो टीएमसी 182 में, ठीक है, आपको 49 चाहिए। तो ये बहुत सारा चीजें जो है वो 4 मई को जो रिजल्ट आएगा, 2 चरणों में मतदान है, 152 सीटें और 6 जिले पहले वो हैं जहां भाजपा को अच्छे वोट पिछली बार मिले थे, जिसको नॉर्थ बंगाल भी कहा जाता है। तो ये बड़ी चीजें हैं कि एसआईआर का लोकतांत्रिक प्रभाव पड़ेगा और भाजपा का जो है वो लीडरशिप की बात है, कैंपेन की बात है, डबल इंजन गवर्नमेंट की बात वो कह रहे हैं और आर्थिक वादे और वैचारिक प्रतिबद्धताओं की बात है। दल बदल वहां पहले भी हुआ है, इस बार होगा नहीं होगा, सारा मामला है, ठीक है। और टीएमसी ने इस बार इन सारों को लेके पहले से किलेबंदी की, तो किलेबंदी में भाजपा की हवा घुस पाना, कितनी घुसेगी, कितनी जड़ें मजबूत होंगी, ये मैं पहले भी कह चुका कि जड़ इंपॉर्टेंट है, हवा इंपॉर्टेंट नहीं जी। इसने जड़ें जमा ली, वो फिर राज करता है लगता। अगर भाजपा वहां आ गई तो फिर बंगाल का परिदृश्य भाजपा बदल दी, इसमें कोई दो राय। लेकिन अगर शब्द पहले इस्तेमाल हुआ कि अगर आ गई तो क्या आ पाती है, ये 4 मई को तय होगा और बंगाल की जनता तय करेगी, क्योंकि वहां बंगाली पहचान, बंगाली अस्मिता, मैंने बताया कि माछल झोल जो है आपने बताया, लेकिन यहाँ मछली वाले मामले में झोल हो गया है। तो ये एक बड़ा बिंदु है कि आप छोटे से इशू को, मैं कर्नाटक इलेक्शन कवर करने गया था तो वहां सांप बड़ा इशू बन गया। हाँ जी। तो ये सारी चीजें जो है और आईपैक वाली बात मैंने जैसे बताई, सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल, जो इंस्टीट्यूशनल टकराव है राज्यपाल के बीच में, सरकारों के बीच में, फिर लोकल जियोपॉलिटिकल स्थिति है, जनसंख्या का विभाजन है। जैसे उत्तर बंगाल की बात करें तो उसमें जो राजवंशी लोग हैं, गोरखा और चाय बगानों का जो समीकरण है वो भाजपा के पक्ष में रहा। अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश की मांग भी चल रही, जैसे आपने कहा, है ना। तो दूसरा वहां पे जो मथुआ कम्युनिटी है जिसका नागरिकता का इश्यू है, एसआईआर उनका जो ये नाम हटाए गए, उनका पारिवारिक संघर्ष, तो ये बड़ा 30 से 40 सीटों पे उनका एक है। और फिर जो है वो प्रेसिडेंसी डिवीजन और दक्षिण बंगाल है, वो तो अभेद खिला रहा है टीएमसी जी, कि वहां 89 सीट जीतती है टीएमसी 2011 में, 2016 में वो फिर 2 बढ़ के 91 हो जाती है, 2021 में 96 हो जाती है। तो लगातार सीटें जीतने की संख्या बढ़ रही है। अब देखिए 2021 में ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत बढ़ा, नुकसान कौन पाता है? कांग्रेस पिक्चर से बाहर हो रही है और भाजपा मुख्य विपक्षी दल बन गया। ममता बनर्जी पहले टाइम में कांग्रेस, और चूंकि ममता बनर्जी आई भी कांग्रेस से ही जी, लेफ्ट वर्सेस टीएमसी रहा, लेकिन अब वो एक समीकरण भाजपा मुख्य विपक्षी दल तो है ना। बाकी पार्टियों को क्या मिलेगा, लेफ्ट को क्या मिलेगा, कांग्रेस को क्या मिलेगा, ये भी सवाल जी सर। तो ये सारी बंगाल का इलेक्शन आगे की राजनीति को लेकर बड़ा वो है। और जो वहां और कांग्रेस का जो गठबंधन टूटा है आधिकारिक तौर पर, बीते 1 दशक से चल रहा था, ये इस इलेक्शन को प्रभावित करेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि कांग्रेस ने सभी सीटों पे अपने दम पे चुनाव लड़ने का कहा और उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस टीएमसी के साथ भी गठबंधन नहीं करें। तो बड़ी चीज ये है कि अब क्या रहता है, माइनॉरिटी वोटर किस दिशा में जाते हैं, आईएसएफ जो है वो किस दिशा में जाता है। तो सारी चीजें अब अलग अलग तरह के वो प्री एग्जिट पोल आ रहे हैं। इस बार बंगाल में करोड़पति, पैसे वाले और अपराधी उम्मीदवारों की संख्या पिछली बार के मुकाबले और बढ़ी है। तो ये चुनाव गजब का है जी। और प्रदीप सर, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बंगाल की राजनीति ऐसी हो गई है कि गठबंधन बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है किसी के लिए भी। टीएमसी किसी के साथ गठबंधन बनाने के लिए वो राजी नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं हम यहाँ के गुंडे, हम यहाँ के दादा। भाजपा जब आती है तो
बिहार जैसा नहीं है कि जेडीयू के साथ हाथ मिला लिया और आरजेडी को हरा दिया। यहाँ उनके साथ हाथ मिलाने के लिए या तो लेफ्ट है या कांग्रेस है। अब इन सब के साथ उनकी जो आइडियोलॉजी है भाजपा की वो मिलती नहीं, तो आप यहाँ हाथ मिला नहीं सकते। तो टीएमसी और भाजपा को अकेले ही लड़ना पड़ता है। अब इसमें कांग्रेस जो है, यहाँ पे कांग्रेस के पास अच्छा मौका है कि वो अपनी राजनीति यहाँ चालू करे और एक 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 तीसरे स्तंभ की तरह उभर के आ सकती है अगर वो हाथ मिलाने को राजी हो जाए। अब हाथ मिलाने के लिए उनके पास भी है कौन? लेफ्ट की पार्टीज हैं जिनके साथ उन्होंने केरला में हाथ मिला रखा है, तो वो यहाँ पे हम होते हुए देख सकते हैं, तो एक उनका प्रभाव पड़ सकता है। मैं उनको हम बिल्कुल उनको हमें ऐसा नकारना नहीं चाहिए, कुछ कर सकते हैं अभी भी वो, लेकिन ये तो बिल्कुल प्रकट होता है कि गठबंधन बनाना बंगाल में काफी कठिन है। हाँ, निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले बताया था कि कांग्रेस भी कहती है माइनॉरिटी के हम हैं साहब, ठीक है जी। और जैसे सीपीआईएम के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद सलीम, वो ये कह रहे हैं साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस के जाने से, है ना। और ये कह रहे हैं चुनाव जो है वो लेफ्ट वर्सेस राइट की विचारधाराओं की लड़ाई है जी। और टीएमसी को बीजेपी और आरएसएस का साइड किक कहा है। आपको नहीं बोलना कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी तो शुरुआत में गठबंधन तो भाजपा के साथ ही था जी। लालू यादव का वो डायलॉग याद नहीं, रेल मांगा गया था जी जी जी, तो रेल मंत्री थी ना ममता बनर्जी, बिल्कुल। तो बीजेपी और उनका तो गठबंधन रहा है ना। लेकिन अब ये बड़ा ट्विस्ट वाली बात है कि आगे जाके क्या होता है। एक दोहा है बहुत गजब का कि गठबंधन की आड़ में ठगबंधन का राज, सबने मिलकर लूट ली लोकतंत्र की लाज, है ना। गंदी हुई राजनीति, विकृत हुआ समाज और हर मानव को चाहिए किष्किंधा का राज। तो ये एक बड़ा राजनीति में कहाँ कौन किस दिशा से आ जाए, किस दिशा से चला जाए, ये अलग बात है। कौन सोच सकता है कि 89 के लोकसभा चुनाव के बाद में वाम दलों के समर्थन से ही भाजपा ने सरकार बनवाई थी वीपी सिंह, उसमें लेफ्टिस्ट साथ थे। तो ये संभावनाओं का खेल है राजनीति गठबंधन का जी। प्रदीप सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे को लगता है हमें इसका एक पार्ट 2 बिल्कुल करना चाहिए। 4 मई को करेंगे या 5 मई को करेंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे। आप दूसरे चरण का देखते हैं क्या रहता है वोटिंग परसेंटेज एंड ऑल फिर बात जी, क्योंकि ये बंगाल की जो लड़ाई है ये सबसे मजेदार होने वाली है इस साल की इलेक्शन में अगर देखा जाए। ठीक है, थैंक यू।